त्रिविमीय आकृति का परिचय। ठीक है, अभी तक हम लोग क्षेत्रमिति में क्या क्या देख चुके हैं, पहले उसके विषय में थोड़ा बहुत बात हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्षेत्रमिति क्या होता है, क्षेत्रमिति में क्या क्या सीखा जाता है। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ वगैरह वगैरह सब चीज हम लोगों ने सीखा। ठीक है, फिर क्षेत्रमिति दो तरीके के होते हैं, 2D शेप होता है, द्विविमीय आकृति, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के विषय में हम लोग बात किए। जो अब चतुर्भुज बोल दिए तो उसमें आयत वर्ग सब तो आ जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। अब वृत्त को देखने के बाद त्रिविमीय आकृति की बारी आती है। तो त्रिविमीय आकृति वैसी आकृतियां होती हैं जिसमें 3 इकाइयां होती हैं, मालूम है आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 इकाइयों से मिले हुए क्षेत्रमितीय आकृति को त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। जिसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह होता है घन, ठीक है ना, क्यूब। इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए घन जो होता है वह 6 वर्गों के मिलने से बना होता है। 6 वर्ग मिले होते हैं और तब जाकर के घन बनता है। ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। मेरी इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप परिभाषा बना सकते हैं कि घन किसे कहते हैं। और यदि आप घन किसे कहते हैं समझते हैं कि घन होता क्या है, तो आपको आसानी से उसके क्षेत्रफल और उसके आयतन याद करने में तकलीफ नहीं होगी। पहला तो फायदा यह होगा, यदि आप घन को समझ लेते हैं तो उसके क्षेत्रफल और उसके परिमाप वगैरह, आयतन वगैरह का फार्मूला याद करने में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जब घन से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन को भी समझने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगा। समझ रहे बातों को। और यदि आप घन को ही नहीं समझते हैं, घन होता क्या है, तो घन पर मौजूद जो घन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी, परेशान हो जाइएगा। तो अगर आप परेशानियों से बचना है तो आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने से काम आसान होता है, पढ़ाई करने से काम भारी नहीं होता है। जैसे कि मैं कुछ पढ़ाता हूँ, ज्यादा डीप जाकर के मैं पढ़ाता हूँ, मैं 9th-10th लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी जो पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं वो इतने अंदर तक पहुँचते हैं वो आगे कंपटीशन लेवल तक के बच्चों को भी फायदा करता है। लेकिन अब जो छोटे मतलब जो लोग मेहनती बच्चे नहीं हैं उनको ऐसा लगता है कि बड़ी भारी पढ़ाई हो गया, बहुत डीप चले गए, उतना अंदर तक कैसे होगा। तो अंदर तक जाओगे तभी तो बातें समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसे तो आसान है। ऐसे तो अभी मैं लिख दूं कि घन 6 सतहों का क्या है कि जोड़ है, ठीक है, याद कर लोगे आप भी। घन 6 सतहों का जोड़ है, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा घन 6 सतहों का जोड़ है कैसे। सिर्फ कहने से हो जाएगा। मैं भी कह दूं घन का आयतन एल क्यू होता है, लिख लो बच्चों, याद कर लो, घन का आयतन एल क्यू, घन का आयतन एल क्यू, लेकिन एल क्यू आया कहां से। ठीक है, इन सभी चीजों को जानना होगा, समझे। देखते हैं घन की पहले हम सबसे पहले उसकी पिक्चर बनाते हैं। 6 सतहें किस तरीके से, 6 वर्गों को मिलाकर एक वर्ग बना दिया मैंने। मान लीजिए मैं स्केल उसके लेके नहीं बैठा हूं, अगर इधर उधर हो जाए तो दिक्कत, मतलब आप परेशान ना होइए, लेकिन आप स्केल लेके बनाइएगा। 2 सतह तो आपको दिख गया। अगर यहां से मैं इसको मिला दूं और यहां से फिर इसको मिला दूं, कितने सतह हो गए, 4 कहाँ हुआ, 6 हो गया। इतना बार हम आप लोग को बोलते हैं कि पहले देखिए, सुनिए, समझिए तो अब बोलिए। एक सतह तो मैंने पहले खींच दिया था, दूसरा सतह तो मैंने अभी खींचा, और तीसरा मैंने इसको मिलाया तो खींचा। 3 सतह हुए अभी, इसको मिला दें कितने सतह होगा, 4 हुए।
सोचिए भाई, फिर इसको मिला दें 5 नहीं 6 हो गए, क्योंकि यह एक लाइन ऐसा लाइन है जो इस खंड को भी पूरा कर रहा है और इस खंड को भी पूरा कर रहा है। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? तो बताइए 6 वर्ग मिले, एक की भुजा L है, दूसरी की भुजा L है, मतलब सभी L है, क्योंकि सभी वर्ग हैं। सभी वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? सभी वर्ग हैं तो सभी भुजाएं बराबर होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि घन किसे कहते हैं, यदि आप बोल देते हैं कि 6 वर्गों को एक दूसरे से मतलब सही रूप से सिस्टमेटिक ढंग से मतलब सजाने की प्रक्रिया को घन कहते हैं, तब भी आपका परिभाषा गलत नहीं होगा। ठीक है, आप परिभाषा खुद से बनाने की सीखिए। वर्ग वैसा क्या है कि ज्यामितीय क्षेत्रमितीय आकृति है जिसमें 6 वर्गों को एक सिस्टम से, एक पद्धति के माध्यम से सजाया जाता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वगैरह वगैरह, आप अपना बना सकते हैं। तो सभी वर्ग है तो सभी की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ठीक है, इतना समझ गए आप, घन का परिचय आपसे मिल गया। अब घन में है क्या क्या, क्या क्या है घन में? 6 सतह है, 6 सतह हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें कितने किनारे हैं? 6 सतह में कितने किनारे होंगे? 8। नाम लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। ए, ब्लैक से लिखते हैं, A B C D E F G H। अब देखिए कितने किनारे हैं? AB है, BC है, CD है, FD है, FG है, GE है, ठीक है। फिर AG है, फिर D है, फिर B है, फिर और है CH है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 2 गो और होगा, 12 किनारे होते हैं घन में। ठीक है, AH है, AH लिखे हैं कहीं? नहीं लिखे। फिर DF, FD नहीं लिखे, लिखे नहीं। AB BC CD FD FG EG GE है, फिर BE, फिर FG DE GH FH नहीं लिखे हैं। चलिए, हो गया। तो कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। ठीक है, शीर्ष कितने हो गए? 6 शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिख देते हैं किनारे, नहीं तो फंस जाइएगा। किनारा, किनारा कहिए, बीमा कहिए, ठीक है ना। सतह नहीं कहा जा सकता उसको, सतह तो ये वाला खंड है। देखिए, फिर अगर मैं बात करूं, अब इसके बाद क्या होगा? क्या बोल रहे थे हम अभी? शीर्ष, शीर्ष कितने हो गए? 8। ठीक है, समझ गए? और इस तरीके से ये हो गया। अगर विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण की बात की जाए तो कोने से कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। तो इस आकृति में तो आपको विकर्ण अभी समझ में नहीं आएगा। आप जिस रूम में बैठे हैं इस रूम में देखिए, अभी आपको विकर्ण समझ में आ जाएगा। इस कोने से लेकर
इस कोने से लेकर उस कोने की निचली सतह को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। फिर उस कोने से लेकर इस कोने की निचली सतह को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण। दो विकर्ण आपकी यहाँ पे मिल गई। उस कोने से लेकर उस कोने तक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? और फिर ऊपरी कोने से लेकर निचली कोने को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या यहाँ पे 4 होती है। ठीक है, बात समझ गए हम लोग? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी घन का परिचय हो गया। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए, घन के 3 चीजें निकलती हैं। कौन कौन चीजें निकलती है? एक वक्र पृष्ठ निकलता है, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पृष्ठों का क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ हैं इसमें आपको मालूम है? आपने तो भुजा लिख लिया है, पृष्ठ भी लिख लीजिए। 6 पृष्ठ हैं। कौन कौन से हैं? ABCH। पहला पृष्ठ को वर्ग कहिए, ABCH। फिर उसी का BECD लिख सकते हैं आप लोग। एक पृष्ठ 1 2 3 4, फिर जो है नीचे वाला जो है मतलब उस साइड वाला 5, और फिर आगे जो आपको दिख रहा है इस साइड वाला 6। समझ रहे ना बात को? इसको समझा जा सकता है किसी मोटी पुस्तक से। है किसी के पास कोई मोटा पुस्तक? दीजिएगा ये वाला बुक, ये वाला दीजिए। देखिए, इससे समझिए। हालांकि यह तो घनाभ है। एक पृष्ठ हो गया, फिर दूसरा ऊपर नीचे 2 गो, अगल बगल 4 गो, और फिर इधर आमने सामने 6 पृष्ठ हो गए। लेकिन यह तो घनाभ का रूप है, लेकिन मैं यहाँ पे घन पढ़ा रहा हूं। तो घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? एक पृष्ठ क्या था? वर्ग था ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? भुजा स्क्वायर। हाँ, ऐसे ही बोलते रहिए, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर जब होता है तो भुजा की जगह पर अगर हम ए लिख दें, किसी को दिक्कत? तो कितने? 6 है ना। तो 6A स्क्वायर, अर्थात घन का वक्र क्षेत्रफल घन का कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर, जहां A और L क्या है? घन का किनारा है, भुजा है। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब यदि इसके सॉरी एक मिनट 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा वो टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ में 6A स्क्वायर होगा। अगर वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि वैसा सतह जो बाहर से हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं अगर इस किताब की बात करूं, दीजिए, इस किताब की बात करूं तो ये किताब कहीं भी होगी तो वहां तो रखी जाएगी। तो जब रखी जाएगी तो नीचे वाला सतह तो आप पहले ही से क्या हो जाएगा कि मतलब छिप जाएगा, नहीं दिखेगा। और यह किताब ऐसा हो कि यह किताब कहाँ ऊपर तक जाए, अगर यह छत बन जाए तब भी ऊपर वाला फर्श भी दिखाई नहीं देगा और नीचे वाला भी दिखाई नहीं देगा। अर्थात ऊपर और नीचे वाले को आंतरिक में रखा जाता है, इसको बाहरी नहीं माना जाता है। तो बच क्या जाएगा? 4 सतह बच जाएंगे, बचेंगे ना 4 सतह। इसीलिए अगर वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो कितना होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। 6 था ना संपूर्ण में, तो एगो नीचे हट गया, एगो ऊपर हट गया, तो क्या कितना बच गया? समझ रहे हैं बात? आ रही है सबको समझ में? तो 4A स्क्वायर लिखिए या 4L स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सूत्र और परिभाषा को बना सकते हैं। इसी मतलब क्या है कि उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लेक्चर के माध्यम से सूत्र और परिभाषा बना ले और फिर उस सूत्र और परिभाषा के माध्यम से अपना मतलब सवाल जवाब कर ले। ठीक है, अब आती है बारी आयतन की। ठीक है, तो आयतन के लिए क्या होगा? आयतन का परिभाषा क्या बताया गया था? हाँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आयतन। चलिए, बहुत अच्छा। लंबाई और चौड़ाई और मतलब ऊंचाई के द्वारा घेरे गए, तो लंबाई, चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो इसमें L
तीनों एल को क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा, इसलिए क्या हुआ इसका आयतन एल। किसी को दिक्कत नहीं। अब यदि घनाभ की बारी आए, सेम चीज इस घनाभ में हो, तो घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि एल अलग हो गया, बी अलग हो गया और एच अलग हो गया। समझ रहे बातों को, एल अलग, बी अलग और फिर एच अलग, बस सेम कार्य होगा। 6 इसमें होंगे। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए किसकी, घनाभ की, घनाभ की अगर बारी की जाए, मतलब बात की जाए क्यूबाइड, तो इसकी बात अगर की जाए तो इसमें कितने पृष्ठ हो जाते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें भी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या निकलता है इसमें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। रुकिए एक मिनट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक पृष्ठ यहाँ पे वर्ग आया था ना, लेकिन घनाभ में क्या होता है, यह आयत होता है। गुड, क्या होता है, आयत। तो जब आयत होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। किसी को दिक्कत नहीं। तो लंबाई क्या है, एल गुना बी। समझ रहे बातों को। तो अगर इस फर्श की बात की जाए तो एल गुना बी, ठीक है। फिर या नीचे वाले फर्श की बात की जाए तो एल गुना बी, 2 हो गए। फिर से इस पुस्तक को दीजिए, ऊपर जो है वहीं नीचे भी है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2l गुना 2l भी लिख सकते हैं। फिर अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह b है और यह h है, तो जितना इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो अगर हम लिख दें 2bh तो कोई तकलीफ, किसी को दिक्कत नहीं। फिर अगर इसकी बात की जाए तो l है और h है, b नहीं है, h है। समझ रहे बातों को। अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो यह l हो गया, यह b हो गया और इसकी ये किनारा जो h हो गया, ठीक है। तो जब ऊपर की बात की जाए तो l गुना b, तो ऊपर और नीचे सेम होगा, आई आमने आई सामने सेम होगा, आई इधर आई इधर सेम होगा। समझ बातों को। तो यहाँ अगर हम लिख दें 2lh, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों में 2 कॉमन है, अगर बाहर निकाल दें 2 × LB प्लस BH प्लस LH, किसी को दिक्कत। इतना आपका फार्मूला प्राप्त हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यदि बात की जाए किसकी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, घन की, वक्र पृष्ठ घनाभ की, तो मैंने क्या बताया था अभी कि ऊपर वाले तल और नीचे वाले तल, तल और छत दोनों को अगर हटा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र। तो ऊपर क्या है, LB है और नीचे क्या है, LB है। तो 2 गो LB को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ इतना बच जाए, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। समझ रहे हैं। तो 2BH प्लस 2LH, दोनों में 2H कॉमन है, 2H को बाहर निकाल दीजिए, कितना बचेगा, L प्लस B या B प्लस L। तो यह जो सूत्र हुआ, यह घनाभ का वक्र क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका एक और नाम आता है, अगर घर की बात की जाए, किसी रूम की बात की जाए, तो इसको बोलते हैं चारों दीवालों का क्षेत्रफल। मान लीजिए अगर इसी रूम में आप बैठे हैं, ऊपर छत को हटा दिया जाए और नीचे फर्श को हटा दिया, तो क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा बताइए, 4 दीवारें बचेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × 2H प्लस L प्लस B, अर्थात इसका एक को मतलब होता है 2 × L प्लस B × H। कहने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, वही बात है, सेम बात है, सेम फार्मूला है। H इधर चला गया, इधर चला गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आयतन की अगर बात की जाए, घन के अगर आयतन, घनाभ के आयतन की बात की जाए, तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आयतन। L गुने B गुने H। अब रही बात इसमें विकर्ण की बात आती है, विकर्ण, एक विकर्ण की भी अगर बातें आती हैं, तो अगर हम लोग इसको क्या करें कि विकर्ण के माध्यम से खींचे, मैंने आपको बताया कि अभी इस कोने से लेके उस कोने को मिलाया जाए, तो इसकी विकर्ण एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, इन तीनों के माध्यम से निकलेगी। तो मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पर ही इसको चलता है कि मतलब घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। इसको दिक्कत। और घन के विकर्ण की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा,
इसमें 3a या 3l होगा, ठीक है ना। अरे l का q निकल जाएगा, अब l l l रखिएगा तो क्या होगा, l q 3l q नहीं हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, मतलब 3 के रूप में बाहर आ जाएगा 3l। तो इस तरीके से विकर्ण हो गए घन के या इसके हो गए, मतलब घन घनाभ जो आपका यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए उतारना है इसको, तो उतार। चलिए अब देखा जाए अगला जो क्या है कि मतलब त्रिविमीय आकृति है घन घनाभ के बाद उसमें आता है बेलन, ठीक है। तो पहले यह जानना है कि बेलन बनता कैसे है। तो बेलन को समझने के लिए अगर हम दो चीजों पर ध्यान दें तो हमको समझ में आएगा। दो तरीके से बेलन को समझा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि एक आयताकार कागज का शीट ले लीजिए, देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यह आयत हो गया। अगर इस आयत के इस कोने को अगर इस इधर से मिला दीजिए, समझ रहे बातों को। मान लीजिए कोई कागज ले लीजिए, कोई पतली कॉपी है किसी के पास, अभी पतली कॉपी दीजिए ना, हाँ दीजिए। मान लीजिए यह आयत है, इस कॉपी को अगर हम ऐसे मिलाएं तो क्या बन जाएगा, बेलन बनेगा ना भाई, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यह जो है यह परिधि होगी, क्योंकि यह वृत्ताकार हो गया, और यह परिधि किससे बना, एल से बना। आयत की लंबाई से क्या बन गया, परिधि बन गया। समझ गए बात आप अर्थात यह जो होगी यह एल या क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी। किसी कोई दिक्कत, पहले अगर बेलन क्या है पहले ही पूछा, अगर कोई आपसे पूछे कि बेलन क्या है तो आप कह सकते हैं कि एक आयताकार कागज के खंडों को, ठीक है, एक आयताकार कागज के खंड से एक किनारे मतलब चौड़ाई को चौड़ाई की तरफ मिलाने से, मतलब आयताकार कागज के खंडों को लिख ही देते हैं, आयताकार कागज कागज कहिए या कोई भी जो आयत के आकार का हो, कागज को उसके लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो जो त्रिविमीय आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। परिभाषा मतलब किताबों में आपको इसकी परिभाषा नहीं मिलेंगी, मैं अपनी तरफ से इसको बना के बता रहा हूँ। किताब में आप ढूंढिएगा बेलन किसी कहते नहीं मिलेगा, लेकिन ये ठीक सही है। अगर यहाँ से अगर आप उठाते हो, अगर इसको मोड़ देते हो ऐसे, तब भी यह बेलन बन जाएगा। यह बी जो है एच हो जाएगा, समझ रहे हैं, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और यह जो एल है वह 2πr वृत्त की परिधि हो जाएगी। और यदि आप इधर से भी मोड़ते हो, यल को भी मोड़ते हो, तो यल जो है क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और यह बी जो है ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हैं बातों को। अभी जो मैंने कॉपी लिया था उसको मैंने दीजिएगा, एक बार और दीजिए कॉपी। अगर मैं इसको क्या करूं कि ऐसे मोड़ दूं तब भी यह बेलन बन जाएगा, और यदि ऐसे मोड़ दूं तब भी यह बेलन बन जाएगा। दोनों में फर्क क्या है कि एक बार आयत की यह चौड़ाई वृत्त का रूप ले रही है और एक बार यह लंबाई वृत्त का रूप ले रही है। समझ रहे हैं बात को। तो यह दोनों स्थिति में बेलन का रूप ले सकती है, जो मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा के रूप में लिखा दिया है। पहला तरीका हो गया बेलन को पहचानने का या बेलन को परिभाषित करने का। दूसरा तरीका होता है बेलन को पहचानने का, जैसे कि आप सिक्का देखे हैं ना, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये की, अगर उन सिक्कों को बारी बारी से रख दो ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो जाएगा, बेलन का रूप हो जाएगा। सिक्कों में मोटाई होती है, मोटी सिक्कों को रख दो 10 सिक्कों को, तो सिक्का इस रूप का बेलन प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी क्या है, वृत्तों का समूह है। वृत्तों के समूह को लांबिक रूप से रखने पर जो आकृति प्राप्त होगी उसे बेलन कहा जा सकता है।
ये अभी एक परिभाषा आपका तैयार हो गया। समझना बातों को। बेलन को पहले हम समझ गए। अब बेलन को जब समझ चुके हैं तो इसकी अब वक्रपृष्ठ सूत्र को वगैरह वगैरह चीजों को समझा जाए। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से भाग होती है पहले इसको भी देख लेते हैं। तो बेलन में जब वृत्त होता है तो वृत्त जहां होगा वहां त्रिज्या तो होगी, व्यास होगी तो व्यास में 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। और ऊंचाई होगी, क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यह आर हो गया और यह एच हो गया। अब आप यह सोच रहे हैं कि हमने तो आपसे कहा था कि त्रिविमीय आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमको आर और एच दिख रहा है, तो फिर कैसे होगा भाई? सिर्फ आर और एच है, तीसरा क्या है देखना चाहिएगा। आप द्विविमीय आकृति में वृत्त नहीं पढ़े हैं? वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर के माध्यम से निकलता था, उसमें 2 न आर होते थे। मान लीजिए वृत्त है तो इसमें भी तो एक आर है, लेकिन यह क्षेत्र को पकड़ रहा है तो एक आर और एक परिधि के माध्यम से जो स्थिति निकलती थी उसको हम क्षेत्रफल बोलते थे। तो यह आकृति यहाँ पे एक आर जो है यह 2 आर के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब यह 2 इकाई के रूप में वृत्त चल रहा है। किसी को दिक्कत? अर्थात यहाँ पे एक आर नहीं 2 आर समझिए, मतलब इसका 2 इकाई हो गया यहाँ और तीसरी इकाई हो गई एच। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? त्रिविमीय आकृति भी कहा जाएगा। और अब इसका वक्रपृष्ठ कैसे निकलता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है, इसके आयतन कैसे निकलते हैं, अब इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ के बारे में हम लोग क्या जाने हैं? अभी कुछ देर पहले घनगणना में क्या जाने हैं कि तल और छत को छोड़ के जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ कहते हैं। लेकिन यहाँ बेलन जो है वो हमेशा यह तल में होगा, ठीक है, और ऊपर यह तल होगा, मतलब छत होगा। तो ये दोनों को छोड़ करके जो होगा सो जैसे कि मान लीजिए अब एल है और बी हो गया, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है ना। आयत के क्षेत्रफल एल गुना बी। तो यहाँ एल किस रूप में आ गया? या एल क्या बन गया? वृत्त की परिधि बन गई। क्या हो गई? तो यह हम क्या कह सकते हैं? अब एल को क्या कह सकते हैं? अगर कह दे हम कि परिधि गुना बी की जगह हम कह दे ऊंचाई, कोई तकलीफ है किसी को? एल ही ना परिधि का रूप ले रही है। तो एल जब परिधि का रूप ले रही है तो एल की जगह पे अगर हम 2 पाई आर लिख दें और ऊंचाई की जगह एच लिख दें, 2 पाई आर एच आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने है सब कुछ। एल से ही बना है परिधि, तो हम एल की जगह पे क्या लिख दें? 2 पाई आर गुना एच कर दें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल से आपको प्राप्त हुआ बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होगा बच्चों? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और 2 गो वृत्त जोड़ दोगे तो संपूर्ण हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, किसी को तकलीफ? बात आ रहा समझ में? एकदम क्लियर आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल खूबसूरत है यह। वक्रपृष्ठ कितना आपका? 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अब 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। लीजिए आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद रखना है इसको हमेशा तक। अब देखिए, अब बेलन के आयतन की अगर बात की जाए, बेलन का आयतन की अगर बात की जाए तो आयतन क्या होता है पहले हम समझते हैं। आयतन में मैंने परिभाषा क्या आपको बताया था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो यहाँ लंबाई चौड़ाई तो यह हो गया, लंबाई चौड़ाई तो वृत्त हो गया और एच हो गया यहाँ पर। तो लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आयतन। तो अगर मैं कहूं कि वृत्त का
क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल से पूरा क्षेत्र निकल जाएगा और ऊंचाई से गुना करने पर उसमें पूरा आंतरिक चीजें, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयत से गुना कर दोगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं लिख दूं कि पाई आर स्क्वायर एच, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे आपका ठीक है। अब सेम इसी प्रकार जो है शंकु की बात। अब शंकु की अगर बात की जाए तो शंकु जो है नीचे आधार वृत्ताकार होता है, फिर ऊपर एक ऊंचाई होती है लांबिक ऊंचाई, इसको बोलते हैं लांबिक ऊंचाई, जिसको ये द्वारा सूचित करते हैं। और यह होती है त्रियक ऊंचाई, जिसको एल द्वारा सूचित करते हैं। और यह होता है आर। ठीक है, तो आर एल और एच से घिरी हुई आकृति है, तो यह क्या कहलाती है? शंकु मतलब कहलाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुजों के कर्ण वाले कर्ण की अनुदिश मोड़े गए स्थिति को क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है ना, वृत्त की परिधि जो हो गई वह पाई आर और एल के रूप में। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ कितना है आपका? पाई आर एल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया? एल प्लस आर। यह हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और जो इसकी आयतन होती है, जो आयतन होती है वह क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप यह सोचना है कि कैसे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको एक क्रियाकलाप द्वारा आप देख सकते हैं। कैसे? एक बेलन ले लीजिए, ठीक है, और जितनी बेलन की त्रिज्या है, जितनी बेलन की त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या, सेम त्रिज्या जो है आप शंकु का रखिए। और जितनी बेलन की ऊंचाई है उतना ही सेम ऊंचाई आप शंकु का रखिए। मतलब बेलन और शंकु की त्रिज्या, बेलन और शंकु की, बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम रखिए, आर और एच। और तब इस शंकु में जो है, इस शंकु में पानी भर करके या कुछ भी भर करके द्रव्य इस बेलन में डालिए, तो एक बार में इतना पानी भरेगा, दूसरी बार में इतना भरेगा, तीसरी बार में इतना भरेगा। अर्थात 3 बार जो पाई आर स्क्वायर एच के आयतन का आएगा, 3 बार जब शंकु के पानी भर करके डालिएगा तब जाकर के बेलन पूरा भरेगा। इसीलिए बेलन शंकु का जो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं गोला की। अगर तो गोला, ठीक है, गोला वृत्तों का क्या होता है? समूह होता है। 4 वृत्तों को जोड़ा जाता है तो गोले का आयतन या वक्रपृष्ठ या जो कुछ भी निकलता है। ठीक है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में वक्रपृष्ठ नहीं होता है, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही चीज होता है। समझिए बातों को। गोला में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो ऊपर होता है तल में होता है। अगर कुछ गेंद को आप रखते हैं इस धरती पे तो गेंद अपना एक हिस्सा थोड़ी ना पकड़ता है, उसमें मतलब एक गेंद यहाँ पे वो अपना गोल घेरेगा, फिर ऊपर एक गोल घेरेगा, फिर बीच में एक गोल घेरेगा, इस साइड में। तो इस तरीके से गोला को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो 4 वक्र पृष्ठों को मिला करके अगले क्लास में आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल आप 4 पाई आर स्क्वायर समझिए कि गोले का समूह क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र क्षेत्रफल गोला में नहीं होता। गोला का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे जो है अर्धगोले की बात की जाए तो अर्धगोला में क्या होता है कि आधा गोला, तो इसमें जो है एक वृत्त ऊपर होता है और एक वृत्त यहाँ बीच में होता है और एक वृत्त यहाँ पे तलहटी पे होता है। इसलिए तीनों वृत्त मिला करके गोले के क्या बनते हैं? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहा जाता है? 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले वृत्त को छोड़ दिया जाता है। अगर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अर्धगोले के अगर आयतन की बात की जाए तो 2/3 पाई r क्यूब, जो गोला वाला होता है उसी में 2 से भाग कर दिया जाता है तो अर्धगोले का प्राप्त हो जाता है। अब क्षेत्रमिति के जो भी आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों के विषय में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। अब एक बहुत ही सुंदर पॉइंट बचा हुआ है जिसका नाम है वलय। क्या बोलते हैं? वलय। इसकी भी चर्चा कर दी जाए। वलय को छल्ला भी कहा जाता है। यह कैसे बनता है अब इसको देखिए। ये वलय जो है लगभग सभी आकृतियों में जाकर के सेट हो जाता है। कैसे? देखिए, इसमें जैसे कि अगर हम वृत्त की बात करें, ठीक है, एक केंद्र हो गया, इसको क्या बोलते हैं? छोटा आर। और एक दूसरे वृत्त की बात करें तो एक केंद्र हो गया और इसको क्या बोलेंगे? बड़ा आर। तो ये छोटे आर और बड़े आर के बीच में जो ये स्थिति बना हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वलय या छल्ला बोलते हैं। अब इस वलय को क्या कर दिया जाए? अगर बेलन का रूप दे दिया जाए, ऐसे बेलन बना दिया जाए, यहाँ एक वृत्त बना दिया जाए, फिर उसमें छोटा वृत्त बना दिया जाए, फिर छोटा वाला से क्या कर दिया जाए? छोटे वाले को मिला दिया जाए, तो ये बेलन बन जाएगा। सारी बातों को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर अर्धगोले की बात की जाए, अगर यही वृत्त अगर ऐसा हो, ठीक है, बड़ा बन जाए, ये अर्धगोलाकार वलय हो गया। समझ रहे हैं? तो इसमें और कोई गेम ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होते हैं वह वृत्त की त्रिज्याओं में परिवर्तन होते हैं। अर्थात वलय क्या होता है? वलय क्या होता है? त्रिज्याओं की वृद्धि होती है। त्रिज्याओं के संख्यात्मक मान में वृद्धि को क्या बोलते हैं? वलय या छल्ला बोलते हैं। जब बेलन की बात की जाएगी, ध्यान दीजिए, जब बेलन की बात की जाएगी तो बेलन में जो बनेगा, यहाँ मान लीजिए बेलन है, सुन रहे हैं, तो यह बेलन है, तो यहाँ जो बना ये बड़ा आर हो गया, ब्लैक वाला से आयरिट वाला छोटा आर। तो बेलन की अगर वलयाकार आयतन की बात की जाएगी तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? बड़ा आर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का तो सूत्र पाई आर स्क्वायर एच था ही, सिर्फ आर का वैल्यू बड़ा आर माइनस छोटा आर में बदल गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अर्धगोले की बात की जाए, अर्धगोलाकार वलय की बात किया जाए तो इसमें भी बड़ा आर माइनस छोटा आर को लगा दीजिए। आयतन की बात की जाए तो 4/3 मतलब 2/3, तो मतलब अगर गोले की बात की जाए तो अर्धगोले की बात की जाए तो 2/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, बस पाई यहाँ पे लगा दीजिए, बात खत्म। समझ रहे ना? मतलब वलय का खेल कुछ भी नहीं है। वलय का गेम सिर्फ त्रिज्याओं के माध्यम से है। अर्थात जो फार्मूला पहले से याद किए हैं उसी फार्मूला में आर को बढ़ा दीजिए, वलय प्राप्त हो जाएगा और फिर आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने द्विविमीय और मतलब त्रिविमीय आकृतियों को पूरा किया। द्विविमीय को हम पहले पूरा कर चुके थे, उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब कर चुके थे। कल से मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सवाल चलेगी। एक दो मतलब 2-3 दिन तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे सवालों के ऊपर कि इसके ऊपर किस किस तरीके के सवाल आएंगे, जो आज के वीडियो से भी जरूरी कल का क्लास होगा। क्योंकि आज तो आपने सिर्फ इसका परिचय देखा है, इसका सूत्र देखा है, समझा है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर में मतलब मिलेंगे।
एक नंबर के आपको मतलब सूत्र पूछ सकता है या परिभाषा में से विशेषता बना के पूछ सकता है। लेकिन कल की जो मेरी क्लास चलने वाली है उसमें आपको 5-5 नंबर 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद क्षेत्रमिति का आपका क्लास समाप्त होगा और उसके बाद हम लोग मैथ का टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आपने कितना तैयारी किया, हमने कितना मतलब तैयार कराया आपको और आप कितने तैयार हुए। इसी के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से, ठीक है।